इंडिया से जो इतिहास को बदला जा रहा है, तारीख़ के चैप्टर को हटाया जा रहा है, तो इसके पीछे का एजेंडा क्या है? सरकार या ये जो आरएसएस या बीजेपी की जो हुकूमत है, इनका एजेंडा, इनका मंशा क्या है? तो ये जो आज ये एजेंडा लेकर आते हैं कि बाहर से आए और घुसपैठिया, सब में वो आर्य घुसपैठियों का खून शामिल है। तो या तो सब घुसपैठिए हैं यहाँ पे या फिर कोई भी घुसपैठिया नहीं। कि इतना अनअडल्टरेटेड कम्युनल पॉइजन एनसीईआरटी की किताबों में भरा जा रहा है और 13-14 साल के बच्चों को दिया जा रहा है। औरंगज़ेब पर सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम लगता है मंदिरों को तोड़वाने का या जिज़िया लगाने का या हिंदू और मुसलमानों को दो नज़रिया से देखने का। आपकी जो हिस्ट्री है, आपका जो रिसर्च है, क्या इस बारे में आप? कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ने मंदिर तोड़े हैं, सिर्फ सुल्तानों ने तोड़े हैं, सिर्फ मुगलों ने तोड़े हैं। किसी भी सरकार ने ना किसी भी टेक्स्ट बुक ने ये बताया हो कि औरंगजेब ने कितने मंदिर बनवाए। और इसके हमारे पास बहुत बड़ी फहरिस्त है। और ये डिवाइड एंड रूल बड़ा जरूरी था, एक गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम लाने का। तो अकबर हो गया गुड मुस्लिम, औरंगजेब हो गया बैड मुस्लिम। लेकिन अब तो अकबर पर भी सवाल है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरमा रुचिका शर्मा इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं और उन्हें अवार्ड देने के लिए भी यहाँ लोग मौजूद हैं। शम्स साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़ोरदार तालियों से एक बार फिर हम चाहेंगे उनका इस्तकबाल किया जाए, उनका खैर मकदम किया जाए। मोहतरमा रुचिका शर्मा एक हिस्टोरियन हैं और तारीख़ पर आपका एक बहुत ही शानदार काम है। आप अपनी बात रखती हैं और जानती हैं कि तारीख़ में कब क्या हुआ है। आप एक ऑथर हैं, अल्फाज से काम लेती हैं। अब आपके सामने मोहतरमा रुचिका शर्मा साहिबा मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर रुचिका शर्मा का। डॉक्टर रुचिका शर्मा हिस्टोरियन है, ऑथर है, आपका यूट्यूब चैनल है और इन दिनों जो तारीख़ का चैप्टर है, हाँ वो मौजूदा तारीख़ हो या मुग़ल की हिस्ट्री हो या उससे पहले की हिस्ट्री हो, उन सब पे डॉक्टर रुचिका शर्मा जिस तरह काम कर रही है, लिख रही है, जवाब दे रही है, वो बेमिसाल है। तो डॉक्टर रुचिका शर्मा, आपका खैर मकदम है। काफ़ी इंतज़ार भी करना पड़ा आपको, उसके लिए माज़रत आपसे। सबसे पहले तो यही कि तारीख़ के मौजू में आपकी दिलचस्पी कहाँ से शुरू हुई? कैसे आपने तारीख़ को ही अपना सब्जेक्ट चुना? जी शुक्रिया। मेरा तारीख़ से नाता बहुत पुराना रहा है। मैं 13 साल की थी, 8वीं क्लास में। तब हमारी एक बड़ी अच्छी टीचर होती थी, तो उन्होंने इतिहास पढ़ाना जब मुझे शुरू किया तो मेरा इतिहास से तब से मोहब्बत है। उससे पहले हमें इतिहास बड़े बोरिंग तरीके से पढ़ाया जाता था और मुझे लगता है स्कूलों में आज भी इतिहास बड़े बोरिंग तरीके से पढ़ाया जाता है। इसीलिए बड़ा आसान हो जाता है सियासत में जो भी हो उसको कि वो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करे, क्योंकि अगर लोग किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे तो फिर उसके बारे में आप उनको कुछ भी परोस देंगे वो मान लेंगे। तो ये उससे पहले हमें बड़े ख़राब तरीके से पढ़ाया जाता था कि सब रट लें और रट कर फिर एग्ज़ाम में उड़ेल दें और पास हो जाएंगे आप, तो वो हो गया इतिहास। लेकिन जब मैं 8वीं कक्षा में थी तो मुझे जेन्युइनली जिसको कहते हैं इंटरेस्ट डेवलप हुआ उस टीचर से, जिन्होंने मुझे सबसे पहले एक ये बात बताई और ये मैं सबको बताती हूँ कि इतिहास को आप कभी एक किताब से नहीं समझ सकते। इतिहास को आप जितने ज़्यादा मतों से, जितने ज़्यादा पर्सपेक्टिव से समझेंगे उतनी ही आपकी इतिहास पे पकड़ मजबूत होगी। दूसरी बात ये बहुत ज़रूरी है कि इतिहास जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप एक दायरे में बनकर नहीं समझ सकते, उसको आप रट नहीं सकते। उसमें कॉजेशन होता है कि अगर ये इवेंट हुआ तो क्यों हुआ, और इसका सिर्फ जो कॉज है वो 1 साल पहले नहीं हो सकता, सदियों से पहले चला आ रहा हो। और ऐसे हमारे पास बहुत उदाहरण मौजूद हैं। तो ये सब जान लेंगे जब आप, तो आपके इतिहास पे जेन्युइनली इंटरेस्ट आपको डेवलप होगा। और जब मुझे पता लगा कि इतिहास को कई किताबों से पढ़ना चाहिए तो मैं खुद से लाइब्रेरी गई। 13-14 साल की मेरी क्यूरियोसिटी डेवलप हुई और जब मैंने तब इतिहास को पढ़ा तो तब मुझे लगा इससे बढ़िया सब्जेक्ट तो कोई है ही नहीं। और तब से लेकर आज तक मेरी मदर यहाँ मौजूद हैं, उनके साथ मेरा बड़ा घमासान हुआ क्योंकि 10वीं में मेरे 94% नंबर आए थे, 94%। और जब इतने नंबर आते हैं किसी के इस कंट्री में तो सबसे पहले उनको बोला जाता है कि साइंस लो, इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, और मुझे इतिहास पढ़ना था। तो काफ़ी घमासान हुआ घर में, लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया और मैंने इतिहास पढ़ा। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने पढ़ा, क्योंकि जब आप
किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं और पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने का बड़ा मज़ा आता है। और मुझे मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ कि आज तक मैं वो चीज़ कर रही हूँ जिसमें मेरा बड़ा दिल है। बहुत शुक्रिया रुचिका शर्मा। आज के दौर में इंडिया से जो इतिहास को बदला जा रहा है, तारीख़ के चैप्टर को हटाया जा रहा है, तो इसके पीछे का एजेंडा क्या है? सरकार या ये जो आरएसएस या बीजेपी की जो हुकूमत है, इनका एजेंडा, इनका मंशा क्या है तारीख़ को बदल करके? क्या तारीख़ से चीज़ें हट जाएगी? देखिए, तारीख या टेक्स्ट बुक्स को ले लीजिए, तारीख की या तारीख इन जनरल, उसके साथ हमेशा से थोड़ा बहुत छेड़छाड़ ताउम्र होती आई है। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, आप किसी भी देश को देख लीजिए, वहाँ पर इतिहास के साथ छेड़छाड़ होती रहती है। कोई भी सरकार आए वो अपने नज़रिए से, अपने नैरेटिव से, और ये इंडिया में बहुत समय से होता आ रहा है। आप कभी भी देखेंगे, चाहे कांग्रेस की सरकार आए चाहे बीजेपी सरकार आए, सबसे पहले हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स चेंज होती हैं। लेकिन जो इस बार ही हो रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग, और वो पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि पहले क्या होता था कि कुछ फैक्ट्स हैं हिस्ट्री के, आप कुछ फैक्ट्स को एक नैरेटिव देंगे तो एक नैरेटिव बन जाएगा, उन्हीं फैक्ट्स को लेके आप दूसरा नैरेटिव देंगे, दूसरा नैरेटिव बन जाएगा। तो जब तक नैरेटिव चेंज हो रहा है इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आज ये है कि बात फैक्ट्स पे हो ही नहीं रही है। फैक्ट्स ही बदले जा रहे हैं, फैक्ट्स हटा दिए जा रहे हैं। जैसे कि अगर आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स देखेंगे क्लास 8 की, तो उसमें ये लिखा हुआ है, और आपको अगर कोई भी 13 साल का बच्चा वो पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ने मंदिर तोड़े हैं, क्योंकि वहीं बात हुई है पूरी टेक्स्ट बुक में, और कहीं किसी और रूलर के लेके बात हुई ही नहीं। सिर्फ सुल्तानों ने तोड़े हैं, सिर्फ मुगलों ने तोड़े हैं। अब ये कम्युनलिज्म तो फैला रहा है, जो कि एक चीज़ है, लेकिन अगर आप एज एन इतिहासकार इसको एनालाइज करेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये मंदिर तोड़ने के इतिहास को इनकम्प्लीट बता रहे हैं। मंदिर तोड़ने का इतिहास तो 6th सेंचुरी सीई से है, तुर्कियों के आने से बहुत साल पहले से। जैन मंदिर बहुत तोड़े गए। कितने इतिहासकार कहते हैं कि बुद्धिज़्म का डिक्लाइन इसलिए हुआ क्योंकि भक्ति मूवमेंट आई, शैविज़्म जैनिज़्म के आने से। उन्होंने मंदिर दर मंदिर बदल दिए। पहले जैन हुआ करता था, जैन जिना पार्श्वनाथ की मूर्ति तोड़कर वहाँ शिव की मूर्ति इंस्टॉल कर दी, बाहर में नंदी लगा दिया, अब वो मंदिर शिव मंदिर है। तो ये जो मंदिर टू मंदिर कन्वर्जन होता है, इसीलिए भाप पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मंदिर बाहर से तो सेम ही दिखता है। तो ऐसे हमारे पास बहुत उदाहरण हुए हैं, लेकिन आज वो सब बिल्कुल छुपा दिया गया है, उसकी बारे में बात ही नहीं होती है। और फैक्ट्स को इतनी बारीकी से आप देखेंगे ऑब्लिटरेट किया जा रहा है। 12वीं की कक्षा में आर्यन माइग्रेशन के बारे में बात हुई है। आर्यन माइग्रेशन सिर्फ ये सिंपल सी, अब थ्योरी भी नहीं है, अब फैक्ट है, इसलिए मैं थ्योरी उसको बोलती ही नहीं, कि आर्य जो थे वो 1500 BCE से, जिन्होंने वैदिक सिविलाइजेशन दी, जिन्होंने वेद दिए, वो ईरान से यहाँ आए थे। माइग्रेशन में वेव्स ऑफ माइग्रेशन हुई थी। अब ये सिंपल फैक्ट 2019 की 2 स्टडीज से प्रूव हो चुका है, विदाउट अ डाउट। जेनेटिक स्टडीज हैं वो, हार्ड साइंस ने प्रूव कर दिया है। एक सेल में है, एक साइंस में है। मैं सबको गुजारिश करूंगी सब जाके पढ़ें। लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि जो सेल की स्टडी है वो तो ये कहती है कि आर्य यहाँ से बाहर गए, जबकि बिल्कुल गलत है। स्टडी बिल्कुल ऑपोजिट कहती है। क्यों इतनी सफाई से एनसीईआरटी के लोग इतना झूठ बोल गए? क्योंकि उन्हें पता है कि वो जो 13 साल का बच्चा है वो नहीं जाके देखेगा कि सेल की स्टडी में असल में क्या लिखा है। सेल की स्टडी बड़ी सिंपल स्टडी है, हड़प्पन स्केलेटन्स पे हुई है, और कहती है कि हड़प्पन जीन में आर्य जीन का कोई मिक्सचर नहीं है, जो कि बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आर्य जब यहाँ आए तो उससे पहले 300 साल पहले ही हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो चुकी थी। इससे बाकायदा प्रूव होता है कि हड़प्पन और आर्यन दोनों अलग जीन्स हैं, और सबका, जितने भी भारतीय हैं, सबके पास कुछ ना कुछ दोनों का मिश्रण है। तो ये जो आज ये एजेंडा लेकर आते हैं कि बाहर से आए और घुसपैठिया, सब में वो आर्य घुसपैठियों का खून शामिल है। तो या तो सब घुसपैठिए हैं यहाँ पे, या फिर कोई भी घुसपैठिया नहीं है। रुचिका, औरंगज़ेब पर सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम लगता है मंदिरों को तोड़वाने का, या जिज़िया लगाने का, या हिंदू और मुसलमानों को 2 नज़रिया से देखने का। आपकी जो हिस्ट्री है, आपका जो रिसर्च है, क्या इस बारे में आप?
जी, औरंगज़ेब का बहुत आसान होता है औरंगज़ेब को विलेनाइज करना, क्योंकि उनकी अगेन हिस्ट्री जो है इनकम्प्लीट बताई गई है। मुझे लगता है कि एज एन इतिहासकार मैं तो औरंगज़ेब को एक राजा देखती हूँ। मैं कोई ऐसा कोई स्पेशल बात नहीं है, ना अच्छी ना बुरी। वो एक राजा थे और राजा की तरह उन्होंने कई पॉलिसियाँ लाई। और जैसे आप आज गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिक करते हैं, आप औरंगज़ेब की पॉलिसीज़ को भी क्रिटिक कर सकते हैं, बट बहुत ज़रूरी है कि आप उनकी पूरी पॉलिसीज़ बताइए, क्योंकि आज तक किसी भी सरकार ने ना किसी भी टेक्स्ट बुक ने ये बताया हो कि औरंगज़ेब ने कितने मंदिर बनवाए। और इसके हमारे पास बहुत बड़ी फहरिस्त है, उनके बहुत फरमान हमारे पास मौजूद हैं। यूपी में चित्रकूट में बालाजी मंदिर है, वो बना ही बांग्ला रूफ स्टाइल में है, चार चाला स्टाइल रूफ में है। और वहाँ के महंत बाय द वे इतना बड़ा औरंगज़ेब का फरमान लेकर रखते हैं। आप जाकर, अभी मुझे पता नहीं क्या हाल होगा, पर अगर आप 5-6 साल पहले जाते वो आपको बाकायदा दिखाते औरंगज़ेब का फरमान कि औरंगज़ेब ने उस समय के महंत बालकदास निरवानी को कितना जेनरस ग्रांट दिया। बहुत सारे खेत खलिहान, बहुत सारे विलेजेस उनको दान में दे दिए ताकि मंदिर की रखरखाव हो सके। उससे भी पहले 1699 के हमारे पास इंस्क्रिप्शन मौजूद है, गोपीनाथ मंदिर करके, गोपमाऊ यूपी में अगेन, वहाँ पर बाकायदा लिखा है कि औरंगज़ेब के सानिध्य में ये मंदिर बना और यहाँ का टैंक बना। उसके बाद दाऊजी महाराज मंदिर का नक्कार खाना भी औरंगज़ेब ने बनवाया और कितने सारे संतों को ग्रांट्स दिया, सबसे ज़्यादा तो जैन संतों को। अगर आप जैन किताबें पढ़ेंगे, चाहे पद्मनंदी पंचविशिका हो या ब्रह्म विलास हो, ये सब जैन संतों ने लिखी थी। कुछ ने औरंगज़ेब के जाने के बाद, कुछ ने औरंगज़ेब के समय में, और सब ये एक बात कहते हैं कि औरंगज़ेब की रेन में, उनकी अहद में किसी को भी किसी चीज़ का डर नहीं है। सबको अपना धर्म मानने की आज़ादी है। तो अगर आप ये सोर्सेज देखेंगे तो बात बिल्कुल अलग पड़ जाती है। जो आज पॉपुलर नैरेटिव है कि औरंगज़ेब के समय में बड़ा डर था लोगों को, खास करके हिंदुओं को, खास करके मुसलमानों, हिंदुओं को, कि वो अपना धर्म फॉलो कर सकें, बिल्कुल उल्टी पड़ जाती है। जैन कह रहे हैं कि मैंने इन्हीं के सानिध्य में किताब लिखी और मुझे कोई डर नहीं है, और ये तो बड़े ही महाबली और मर्दाना शासक हैं। लेकिन ये हिस्ट्री बताई नहीं जाती है और ये अंग्रेज़ों के समय से चलते आ रहा है। औरंगज़ेब की हिस्ट्री आप अगर मुझसे पूछेंगे कहाँ से ख़राब हुई, तो अंग्रेज़ों के समय से। पर अंग्रेज़ों के पास एक वैलिड रीज़न था हमारी हिस्ट्री ख़राब करने का। उनको हमारी हिस्ट्री के हिसाब से नहीं जानना था, इसलिए जानना था ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में मदद हो सके। और ये डिवाइड एंड रूल बड़ा ज़रूरी था, एक गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम लाने का। तो अकबर हो गया गुड मुस्लिम, औरंगज़ेब हो गया बैड मुस्लिम। लेकिन अब तो अकबर पर भी सवाल है ना। अकबर के अलावा हुमायूं, जिनको बहुत ज़्यादा एहतराम के साथ देखा जाता था, उनको भी माना जाए। ये जो एक नरेटिव है कि सारे बाहरी थे, अभी दूसरा नरेटिव आया कि हिंदुस्तान की जो इनका जो दौर हुकूमत रहा है मुग़लिया का या उससे पहले का, ये सब ग़ुलामी का दौर रहा है। सिर्फ ब्रिटिश एम्पायर का जो दौर है वो ग़ुलामी का दौर नहीं रहा है। तो आप किस तरह इन दोनों के दरमियान में फ़र्क समझती हैं, ब्रिटिश एम्पायर में, उससे पहले मुग़ल एम्पायर में, या उससे पहले की जो हुकूमतें हैं? इस नैरेटिव में दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम है। कॉलोनियलिज्म जैसा एक जो स्ट्रक्चर है वो कॉलोनियलिज्म से पहले नहीं है, कहीं भी नहीं है वर्ल्ड में। तो इसीलिए कॉलोनियलिज्म को एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर माना जाता है, एक अलग तरीके से उसको एनालाइज किया जाता है। तो मेथोडोलॉजिकली भी ये बात गलत है कि अंग्रेज़ों के आने से पहले कॉलोनियलिज्म जैसी कोई चीज़ थी, यहाँ नहीं थी। दूसरा जो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप ये कहें कि सुल्तानों और मुग़लों के समय में हम गुलाम थे, बिल्कुल गलत। आप देखिए मुग़लों का आधे से ज़्यादा शासन कौन चला रहे हैं? राजपूत चला रहे हैं। कितने लोग मुग़ल राजपूत शासन कहते हैं उसे? आप मानसिंह को ले लीजिए, आप भारमल कछवाहा को ले लीजिए, जिनकी बेटी की शादी हुई थी अकबर से। सबसे ज़्यादा मैट्रिमोनियल अलायंसेस क्यों करे जा रही हैं? ताकि जो मुग़ल एंड राजपूत हैं, जो दो पावरफुल फैक्शंस हैं नॉर्थ के, वो साथ में रह सकें, साथ में ही
एम्पायर को बढ़ा सके। जहांगीर के समय में बड़ी एक इंटरेस्टिंग फाइट थी अहमदनगर के जनरल मलिक अंबर से, एंड मलिक अंबर का साथ दे रहे थे मराठास और जहांगीर का साथ दे रहे थे राजपूत। मराठा वर्सेस राजपूत फाइट थी मलिक अंबर और जहांगीर के बीच में, और आप कह रहे हैं कि हम गुलामी से जीते हैं। इनफैक्ट जो शिवाजी के दादा हैं और उनके जो फादर हैं मालोजी भोंसले और शाहजी भोंसले, दोनों के दोनों मलिक अंबर की आर्मी में थे। जो गुरिल्ला वॉरफेयर से शिवाजी ने मुगलों को इतनी ज़बरदस्त टक्कर दी थी, वो गुरिल्ला वॉरफेयर मालोजी और शाहजी भोंसले ने मलिक अंबर की आर्मी में रह के मलिक अंबर से ही सीखी थी। तो ये कहना कि हम गुलामी में थे बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। काफ़ी वक्त भी हो रहा है। अगर कोई बहुत अच्छा सेशन है, एकेडमिक सेशन है, बहुत सुकून भी है, तो कोई सवाल हो तो आप एक सवाल कर चुके हैं। नो इनको ये माइक दीजिए जी, जल्दी प्लीज़। इधर कोई है माइक? इनको दीजिए माइक जल्दी से पहले। इनको 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 आप एक सवाल कर चुके हैं जनाब, तो आप बैठिए। नो आप एक कर चुके हो तो दोबारा आपको माइक नहीं मिलेगा। मेरा नाम फरदीन है और मैं उत्तराखंड देहरादून से हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसे आपने बताया कि एनसीईआरटी में से ये सब चीज़ें हटाई जा रही हैं मुगलों की, लेकिन हमें यूपीएससी में वही पढ़ना होता है जो हम बेसिकली एनसीईआरटी में नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इसका आप बताएंगे ऐसा क्यों हो पा रहा है? एक तो यूपीएससी की पढ़ाई करना और इतिहास करने में बड़ा फ़र्क है। जब आप इतिहास करते हैं तो आप इतिहास करते हैं और बड़ी सारी सोर्सेज से करते हैं। जब आप यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। दूसरा ये बात है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जो यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं और जो आज बच्चे 13 साल के टेक्स्ट बुक्स में पढ़ रहे हैं, दोनों सेम है, क्योंकि दोनों ही जो सियासतदार हैं वो लोग तय करते हैं कि क्या लिखा जाएगा। पर अगर आपको इतिहास को इतिहास के मायने से जानना है तो आपको उसको ये यूपीएससी के परीक्षा के परिप्रेक्ष्य से बाहर देखना पड़ेगा, और उसके लिए फिर आपको बाकायदा इतिहासकारों की किताबें पढ़नी पड़ेंगी। आपको रौमिला तापर की किताबें पढ़नी पड़ेंगी, इरफान हबीब साहब की किताबें पढ़नी पड़ेंगी, जिन्होंने बाकायदा अच्छे से इतिहास को लिखा है। तो यूपीएससी की परीक्षा वो तो एक परीक्षा है, जो इतिहास का असली पढ़ाई है वो तो आप इतिहास के परिप्रेक्ष्य में ही देखेंगे तो समझ पाएंगे। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो परीक्षाएं हो रही हैं, ये सब जो गवर्नमेंट परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे स्कूलों में हो चाहे यूपीएससी में हो, वो तो गवर्नमेंट के बताए हुए सिलेबस पे ही होंगी। और वो तो सिलेबस मैं काफ़ी समय से कहती आ रही हूँ कि वो सिलेबस इतिहास नहीं है, फैक्ट्स पे अब बात नहीं हो रही है सैडली। पर आप अगर इतिहास की जानकारी रखना चाहते हैं, और मुझे लगता है सबको होनी चाहिए, क्योंकि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लोगों को बरगलाया जाता है, तो फिर आप इतिहासकारों को पढ़िए और आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी इतिहास की। बिल्कुल। इनको हेलो मैम, मेरा नाम अकदर सिद्दीकी है। मैं जामिया से जर्नलिज़म कर रहा हूँ। मैम, मेरा सवाल ये है कि अक्सर मुसलमानों पे इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने तलवारों के ज़ोर पे कन्वर्ट कराया, लेकिन मुझे लगता है कि इंसान अगर डरता है तो बाहर से ऐसा शो कर सकता है। तो इतने लोग मुस्लिम कैसे हैं, आपकी नज़र में क्या है ये? जी, ये बिल्कुल गलत बात है कि तलवार के दम पे कन्वर्जन्स हुई हैं। अगर आप कन्वर्जन का इतिहास देखेंगे तो दो जगह है जहाँ आज भी बहुत मुस्लिम मेजॉरिटी है। एक तो है केरला और एक है बंगाल। दोनों ही एरियाज़ में मुगलों का बहुत कम शासन रहा, सुल्तानों का तो खैर बहुत कम, और यही दो एरियाज़ में सबसे ज़्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी है। तो अगर तलवार के दम पे होता तो इन एरियाज़ में नहीं, कहीं और होती ज़्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी। दूसरी बात, अगर आप बाकायदा सिर्फ सोर्सेज पे जाएंगे तो एक 19th सेंचुरी के ट्रैवलर्स हैं, फ्रेंच ट्रैवलर थे मोंसेर एबेर। मोंसेर एबेर की किताब में लिखा है कि जब वो यहाँ आए तो मुस्लिम पॉपुलेशन 16% थी। फिर उसके बाद जब 20th सेंचुरी में अंग्रेज सेंसस करते हैं तो उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन 25% है, जो कि अब तक का हाईएस्ट जंप था मुस्लिम पॉपुलेशन को। तो मुस्लिम पॉपुलेशन बड़ी है अंग्रेज़ों के समय में, मुगलों और सुल्तानों के समय में नहीं। तो अगर फोर्स्ड कन्वर्जन हुई होते तो मुगलों और सुल्तानों के समय में बढ़ता। और फोर्स्ड कन्वर्जन का तो कहीं हमको एजेंडा दिखता ही नहीं है।
कोई भी किसी भी सुल्तान के सोर्स में ये नहीं लिखा है कि आज मैंने 8,000 लोगों का कन्वर्जन करा लिया, मैं तो बहुत महान शासक बन गया। नहीं, किसी भी सोर्स में ऐसा नहीं। बल्कि अगर आप अकबर वगैरह को देखेंगे तो अगर आपको कन्वर्जन जाननी है तो बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्जन हो रही हैं उस समय में। जो फारसी नाम है गारमेंट्स के, जैसे कि जामा हो गया, शलवार हो गई, उसको संस्कृत नामों में चेंज किया जा रहा है। जामा को नाम दे दिया सर्ब गति, शॉल को नाम दे दिया परम नरम। बड़े बड़े इंटरेस्टिंग नाम लेकर आ रहे हैं। तो ये जो सारे सुल्तान थे या मुगल्स थे वो यहीं पैदा हुए थे, कितने सारे, और यहीं की भाषा लेकर, यहीं का इंडिक एक कल्चर लेकर उसी को आगे चला रहे थे। शाह आलम द सेकंड के समय में हिंदी का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। जो आज भाषा जो ये लोग कहते हैं हिंदी हिंदुस्तान, वो भी तो मुगलों के समय में ही आई है। तो ऐसा कोई फोर्स्ड कन्वर्जन का तो आइडिया बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। एक और सवाल है। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने तमाम बातों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया। सवाल कीजिए, सवाल जी। कोई सवाल है तो प्लीज। मेरा सवाल ये है कि जाहिर बात है कि जो किताबों के अंदर एनसीईआरटी सिलेबस में लिखा गया है, अपने स्कूलों के अंदर हम लोग अपने बच्चों को वही पढ़ाएंगे। अब उससे जो नैरेटिव बच्चों के जहनों में पैदा हो रहे हैं और जो नज़रिया उनके जहनों में पैदा होता जा रहा है, उसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है कि वो नैरेटिव तब्दील होता रहे साथ के साथ? मैं करूँ? जी जी शॉर्ट जी। तो दो बातें। सबसे पहले तो बहुत ख़राब है कि इतना अनअडल्टरेटेड कम्युनल पॉइजन एनसीईआरटी की किताबों में भरा जा रहा है और 13-14 साल के बच्चों को दिया जा रहा है। और ये सिर्फ किताबों में ही नहीं है, आप मीडिया में भी ये रोज़ देखते हैं, मूवीज़ में भी रोज़ देखते हैं, छावा जैसी। तो काफ़ी सोर्सेज से बच्चों को ये कॉन्स्टेंटली ये नैरेटिव फीड किया जा रहा है। ये बहुत सैड है। इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन यही है जो मेरी टीचर ने मुझे सिखाया था कि इतिहास को आप एक किताब से नहीं पढ़ सकते। आपको इनकरेज करना होगा अपने बच्चों को कि वो बाकी किताबों से भी इतिहास को पढ़ें, एक जेन्युइन इंटरेस्ट डेवलप करें, इतिहासकारों की किताब से करें। हमारा सबसे बड़ा लक इस बात का है कि अभी तक का जितना भी इतिहास लिखा गया है एकेडमिकली इंडियन हिस्ट्री पे, बहुत बढ़िया लिखा गया है। सारी सोर्सेज देख के लिखा गया है। वो इतिहास किसी को भी पढ़ाएंगे उसको बाकायदा इंडियन हिस्ट्री की बड़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। और उसके बाद मुझे लगता है कि मैं कोई अपना चैनल प्रमोट नहीं कर रही, पर ऐसे कितने और भी हैं इतिहासकार जो अपने तरीके से कभी पॉडकास्ट पे आके, कभी वीडियोस बना के बड़े सिंपल तरीके से इतिहास को पढ़ते हैं। ये जानकारी भी फैलाते हैं कि क्या गलत पढ़ाया जा रहा है, क्या सही पढ़ाया जा रहा है। तो आप उनको भी सुन सकते हैं, वो शायद ज़्यादा पैलेटेबल होगा। खुद डॉक्टर रुचिका शर्मा का अपना यूट्यूब चैनल है, तो प्रमोट करना मेरी भी जिम्मेदारी है। प्रोग्राम में आइए कि इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हिस्ट्री पे बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो मिल्लत टाइम्स को कीजिए ना कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों को क्वेश्चन का मौका नहीं मिल सका, अगले सेशन में इस सेशन को यहीं पर मुकम्मल करते हैं। डॉक्टर इकरा हसन चौधरी साहब का अगला सेशन होगा, उसके बाद फिर 1-2 और प्रोग्राम है। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर रुचिका शर्मा अपना वक्त देने के लिए, और आप तमाम लोगों का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा रुचिका शर्मा साहिबा।